अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हुई हूँ माह मोहब्बत की एक नई एपिसोड के साथ। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। हेडबी को अक्सम ने इसे मस्नूई रौब से कहा था। वो पीछे हुआ। भाई वैसे एक बात है, जब से भाभी आई है आपका गुस्सा कम हो गया है। ये बोलकर इत्तिसाम तेजी से नीचे की तरफ भागा था जबकि अक्सम मुस्कुरा कर रह गया था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हराम रिश्ते के बजाय हलाल रिश्ता अता किया। निकाह में वाकई बहुत ताकत है कि मैं नहीं जानता था कब क्यों कैसे, लेकिन वो अपनी मासूमियत से इस घर और मेरी जिंदगी में जगह बना चुकी है। या रब तेरा शुक्र है कि तूने हमें जालिम बनने नहीं दिया। अगर हम एक मासूम की मासूमियत को कत्ल कर देते तो हमारा ये भी ईमान है कि मकाफत अमल से सबको गुजरना पड़ता है। शायद इसी डर की वजह से वो लड़की आज यहाँ सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनती जा रही है। यार मुझे इतनी हिम्मत और बर्दाश्त ज़रूर देना कि मैं इसकी मासूमियत को बरकरार रख सकूं और ज़माने की धूप से बचा सकूं। आमीन। अक्सम आसमान पर जगमगाते सितारों की रोशनी को देखकर दिल में अल्लाह से दुआ मांग रहा था और फिर खुद ही आमीन बोलकर नीचे की तरफ चला गया। हानम जल्दी से आ जाओ वरना हमें देर हो जाएगी शहर पहुंचने में। अक्सम ने हॉल में खड़े होकर हानम को आवाज दी जो अपने कमरे में स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। हानम सी ग्रीन कलर का फ्रॉक पहने, सर पर हिजाब लिए, कंधों पर बैग पहने तकरीबन भागते हुए हॉल तक पहुंची थी। चलें खान। अक्सम ने एक नजर इसे देखा और ऐसे से सर को जुम्बिश देते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही हानम गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी अक्सम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। खान आपसे एक बात पूछूं? गाड़ी में मौजूद खामोशी को हानम की आवाज ने तोड़ा था। अक्सम ने बिना इसकी तरफ देखे इजाजत दी थी। मेरे ना कहने से तुम कौन सा पूछोगी नहीं, इसलिए पूछ लो। खान आपके जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? हानम ने मासूमियत से अक्सम की तरफ देखते हुए पूछा। अक्सम ने एक नज़र इसे देखा और फिर विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए बोली, जितनी तुम्हारे जिस्म में है, मतलब 206। लेकिन खान मैं तो आपसे छोटी हूँ, फिर मेरे जिस्म में इतनी हड्डियां कैसे आ गई? हानम की सदमे भरी आवाज पर अक्सम ने इसे देखा और बमुश्किल अपना कहकर रोका था। देखो हानम, इंसान बड़ा हो या छोटा, इसमें 206 हड्डियां ही होती हैं। अक्सम की बात पर इसका सदमे कुछ कम हुआ था। खान मैं आपसे कितनी छोटी हूं ना? हाँ तो? अक्सम की नजरें अभी भी विंडो स्क्रीन की तरफ थी। तो सब कहते हैं आप मेरे शौहर हैं, लेकिन आप तो मुझसे इतने बड़े हैं। अब्बा तो अम्मी से बड़े नहीं थे और अम्मा जान भी तो अब बाबा जान जितनी हैं। और हानम चुप कर जाओ, ये तुक्के सवालों को लाती कहाँ से हो तुम? अब मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? अक्सम ने इसे घूरकर सख्ती से कहा था। हानम मुंह सूरकर दूसरी तरफ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को देखने लगी। या अल्लाह, इस लड़की के दिमाग के जितने भी पुर्जे ढीले हैं इन्हें सख्ती से जोड़ दे, वरना मुझे लगता है मैं पागलखाने की दीवारों से टक्करें मारता फिरूंगा। अक्सम ने दिल में सोचा और गाड़ी इसके स्कूल के आगे रोकी। हानम बिना इसकी तरफ देखे गाड़ी से उतरी और स्कूल के अंदर चली गई। लगता है बीवी नाराज हो गई फिर से। चलो अक्सम खान, अभी कॉलेज वापसी पर बीवी को मनाने का सोचते हैं। अक्सम खुद से बड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अक्ल का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 7 साल बच्चा आपको वो सिखा देता है जो 50 साल शख्स ना सिखा सका हो। इल्म वाले और जाहिल वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म आपको अकल देता है, जिंदगी के तल्ख तजर्बात से गुजरने की हिम्मत देता है, लेकिन जाहिलियत आपको सबसे पहले मायूसी की राह दिखाती है, जो कि कुफ्र है। हानम अपने क्लासरूम में डेस्क पर बैठी थी जब एक लड़की इसके पास आई और इसके साथ ही डेस्क पर बैठ गई। हानम ने एक नज़र से देखा और फिर कॉपी पर बोर्ड से लिखे जुमले नोट करने लगी जो इसकी उर्दू की क्लास टीचर लिखवा कर गई थी। अभी दूसरी टीचर के आने में चूंकि वक्त था, इसलिए वो बोर्ड पर लिखे जुमलों को कॉपी पर लिख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? इस लड़की ने हानम से पूछा तो हानम ने इसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हानम खान। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। इस लड़की ने मुस्कुराकर हानम की आंखों की तारीफ की। हाँ मुझे मालूम है मैं बहुत प्यारी हूँ, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। मेरी छोटी बहन रूह तो कभी कभी मुझसे लड़ती भी थी कि मैं इससे ज़्यादा प्यारी हूँ। हानम बोल रही थी जबकि वो लड़की हानम को मुंह खोलकर देख रही थी। बस बस, तुम वाकई प्यारी हो। शिव तो मेरी सहेली बनोगी?
لیکن مجھے تو تمہارا نام بھی معلوم نہیں۔ حانم نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس سے کہا، میرا نام جائسہ ہے، لیکن سب پیار سے جاسی بلاتے ہیں، تم بھی مجھے اسی نام سے بلا سکتی ہو۔ لیکن مجھے تو تم سے پیار نہیں ہے، پھر میں تمہیں اس نام سے کیوں پکاروں؟ حانم کے جواب پر جاسیہ کو بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ بمشکل مسکرا کر اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تم مجھے اپنی سہیلی نہیں بنانا چاہتی؟ جاسیہ کے سوال پر حانم مسکرائی۔ ٹھیک ہے، تم میری تیسرے نمبر والی سہیلی ہو، حانم نے گویا احسان جتانے والے انداز میں جواب دیا۔ جاسیہ مسکرائی تھی، اسے حانم بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی کلاس میں ایک ٹیچر داخل ہوئی۔ تمام طلبات اس کی تعظیم میں کھڑی ہو گئی تو حانم بھی سب کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ گڈ آفٹرنون ٹیچر، تمام طلبات نے ایک آواز میں کہا۔ گڈ آفٹرنون سب اسٹوڈنٹ، سٹ ڈاؤن اسٹوڈنٹس۔ اس 30 سالہ ٹیچر نے مسکرا کر سب کو بیٹھنے کو کہا۔ سب بیٹھ گئے۔ یہ کون سی استانی ہے؟ کل تو نہیں نظر آئی تھی۔ حانم خود سے بڑبڑائی تو پاس بیٹھی جاسیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ہماری ریاضی کی ٹیچر ہیں، کل چھٹی پر تھی، آج آئی ہیں، جاسیہ نے اسے سرگوشیانہ انداز میں بتایا۔ اچھا۔ حانم اپنا سر اس بات میں ملا کر اتنا ہی بولی جب اس ٹیچر نے حانم کو دیکھ کر اسے پکارا۔ سبز رنگ کے کپڑوں والی لڑکی، آپ کھڑی ہو۔ حانم نے ایک نظر ٹیچر کو دیکھا اور ایک نظر ساری کلاس کو دیکھا۔ تمام لڑکیوں کی توجہ حانم پر ہی تھی۔ حانم کھڑی ہو گئی اور نرمی سے بولی، جی استانی جی۔ اس کے استانی کہنے پر کلاس میں دبی دبی سی ہنسی کی آوازیں گونجی تھی۔ نہیں آئی ہو کیا؟ ٹیچر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کل آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حانم خان۔ حانم ٹیچر کی طرف دیکھ کر اعتماد سے بولی تھی۔ پہلے کون سے اسکول پڑھتی تھی؟ ٹیچر کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اپنے گاؤں کے اسکول میں۔ حانم کے جواب پر ٹیچر نے ضبط سے مٹھیاں بند کی۔ اسکول کا کیا نام تھا؟ نام تو نہیں یاد، لیکن ہاں رستے میں ایک نہر آتی تھی جہاں سے گزر کر میرے ابا سائیکل پر مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ میں ہمیشہ سائیکل کے اگلے ڈنڈے پر بیٹھتی تھی کیونکہ پیچھے بیٹھے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اور شٹ اپ، بس کرو جاہل، جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو۔ ٹیچر نے غصے سے کہا تو ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی، جبکہ حانم تو ان کا غصے والا چہرہ دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ بیٹھو نیچے اور کل سے مجھے اسکول کے یونیفارم میں نظر آؤ، ورنہ کلاس سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دوں گی۔ ٹیچر کی آواز پر حانم نے بمشکل اپنا سر اس بات میں ہلایا اور نیچے بیٹھ گئی۔ نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر کاپی پر لکھے لفظوں کو مٹا رہے تھے۔ وہ کم عقل ضرور تھی لیکن رویوں کو سمجھ جاتی تھی۔ اسے اپنی ٹیچر کا رویہ اپنے ساتھ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جاسیہ اس کے ساتھ ہی رہی، اسے کافی بہلاتی رہی ادھر ادھر کی باتوں سے، لیکن وہ خاموشی رہی۔ 2:30 بجے وہ اسکول سے باہر نکلی تو سامنے یکسم بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تو اکسم نے دروازہ کھول دیا۔ حانم خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اکسم کچھ عجیب لگا۔ اکسم دروازہ بند کر کے دوسری طرف آیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس نے حانم کو دیکھا تھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اکسم کو لگا وہ اس سے صبح والی بات پر ناراض ہے، اسی لیے خاموش ہے۔ حانم دن کیسا گزرا آج کا؟ اکسم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک۔ حانم کے لفظی جواب پر اکسم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیکری کے آگے گاڑی کھڑی کی اور بنا اس کی طرف دیکھے وہ بیکری کے اندر گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں 2 پیزے اور ایک کیک کا شاپر تھا۔ اس نے وہ شاپر پچھلی سیٹ پر رکھے اور خود دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی چلانے لگا۔ اسے حانم کی خاموشی سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ حانم ناراض ہو مجھ سے کیا؟ اکسم نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں۔ حانم کے لہجے میں اس بار نمی تھی جس سے اکسم کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حانم اسکول میں کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ اس بار نمی رخساروں پر نکل کر مقابل کے دل کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی تو دل اس کا بھی بے سکون ہوا تھا۔ حانم اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تو رو کیوں رہی ہو؟ مجھے میری امی ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اللہ کے پاس ہے نا خان، تو مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ حانم یہ بول کر ہاتھوں میں منہ چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ اکسم نے بر وقت بریک لگا کر اسے دیکھا تھا۔ حانم میری بات تو سنو۔ اکسم بے بسی کا مطلب آج سمجھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میری بات سنو حانم۔ اس بار اکسم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سختی سے کہا تھا۔
तुम्हारे अम्मी अब्बा गांव में ही हैं, लेकिन वो तुमसे तब मिलेंगे जब तुम पढ़ लिख कर इनका नाम रोशन करोगी। अभी वो तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो चाहते हैं हानम बहुत सारा पढ़े और पढ़ लिख कर अच्छी सी डॉक्टर बने। अक्सम की बातों पर इसने अक्सम की तरफ देखा। मुझे नहीं बनना डॉक्टर, हानम मुंह सोर कर बोली। अच्छा मत बना, अब ये बताओ स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अक्सम ने नरमी से इसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया था। खान, जाहिल किसे कहते हैं? इसकी बात पर अक्सम ने हैरत से इसे देखा और नरमी से बोला, तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें किसी ने जाहिल कहा है? अक्सम की पेशानी पर लातदार शिकनों ने अपनी जगह बनाई थी। नहीं, पहले आप मतलब बताएं। हानम की जिद पर इसने गहरी सांस ली और इसके हाथों को अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला, जाहिल इस शख्स को कहते हैं जिसे ये नहीं मालूम होता कि क्या बात करनी है और कब करनी है, जो बिलावजह बात का बतंगड़ बना दे, छोटी सी बात पर लड़ना शुरू हो जाए, जो अपने बड़ों से बदतमीजी करे, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे इल्म और अकल का मायने ना पता हो। अब तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे आज एक टीचर ने जाहिल कहा। खान, मैं तो बदतमीजी नहीं करती और मैं तो सबकी बात मानती हूँ। अब जानते हैं, उन्होंने मुझसे सारी जमात के सामने गुस्सा किया। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मेरे आंसू खुद ही निकलना शुरू हो गए। हानम की बात पर अक्सम ने सख्ती से स्टीयरिंग को थामा था। आंखों में सुर्खी समंदर के पानी की तरह बढ़ने लगी थी। कौन सी टीचर थी? रियाजी की टीचर थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हानम ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगा और इनसे बात करूंगा। अब तुमने रोना नहीं है, समझी? और कोई भी बात हो मुझे बतानी है। अक्सम ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल किया था और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हानम अब काफी हद तक पुरसुकून हो गई थी। बाकी सफर खामोशी की नजर हुआ था। दोपहर के खाने पर बिरयानी बनी थी, जो हानम बिना किसी की तरफ देखे खाई जा रही थी। 2 प्लेट्स बिरयानी खाने के बाद खीर की 1 प्याली खाकर वो उठ गई थी और सीधा कमरे में चली गई थी। सबने दोपहर का खाना खाया और अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। इस घर का असूल था, जब भी दिलावर खान दोपहर के वक्त घर पर होते थे, सब इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाते थे। हानम अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब इसे मामा खान के रोने की आवाज आई। पहले तो वो अक्सा के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर इस दिन वाले थप्पड़ को याद करके वापस अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, इससे कमरे में मौजूद सोफे के करीब रखे टेबल पर एक बड़ा सा शॉपर नजर आया। वो जल्दी से टेबल के करीब आई तो शॉपर को खोलकर देखा। शॉपर के अंदर पिज्जा था। हानम की आंखें एकदम से चमकी थी। बिना किसी ताखीर के इसने पिज्जा निकाला और टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठकर खाने लगी। अक्सम कमरे में दाखिल हुआ तो ठटक गया, लेकिन फिर ये सोचकर बेड पर बैठ गया कि 1-2 पीस ही खाएगी। वो कब से बैठा इसे घूर रहा था, जिसे दुनिया जहां की शायद भूख लगी थी। जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो उठकर हानम के पास सोफे पर बैठा। तुम रोज इतना ही खाती हो या आज मैं तुम्हें इतना खाते देख रहा हूँ? अक्सम जब से कॉलेज से आया था, हानम को कुछ ना कुछ खाते ही देख रहा था। वो हैरान था, वो फिर भी पतली सी थी। आपके बाप का खाती हूँ जो मेरे वाले गिन रहे हैं। हानम अपने खाने के बारे में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए गुस्से से अक्सम को घूर कर बोली। लेकिन जैसे ही अक्सम की तरफ देखा, इसे समझ आ गई हमेशा की तरह कोई गलत बात कर गई है। ओके ओके, घूरे नहीं, आपके बाप का ही खाती हूँ। वो भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर मेरे बस में हो तो मैं इनको भी खा। हानम ने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि अक्सम के तेवर सख्त हो गए थे। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अक्सम ने दांत पीस कर कहा। अगर ये गुस्सा आप पिज्जा खाने के लिए कर रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 पीस का एक छोटा सा हिस्सा ही दे सकती हूँ, वो भी इस शर्त पर कि आप मुझे कल बेबी ला कर देंगे। अक्सम इसे घूर कर उठ गया था, क्योंकि अक्सा की डिलीवरी के बाद इसकी हर बात का इख्तिताम बेबी ला कर देने पर ही खत्म होता था। अक्सम वॉशरूम चला गया, जबकि वो आराम से पिज्जे से इंसाफ करने लगी। अक्सम को लगा था वो स्कूल जाकर बेबी वाली बात भूल जाएगी, लेकिन इस बेचारे को ये नहीं मालूम था कि इसकी सिर्फ खुशफहमी से साबित होगी। मोहब्बत की सरहदों को तोड़कर, तमाम कस्मों वादों को जोड़कर दीवाने इश्क की महफिल से जाते हैं, सारे बेवफाओं को मोड़कर। जज्बे जब तन इंतहाओं को पहुंचते हैं, सुदाई झूमते हैं खुद ही को छोड़कर। अगले दिन वो स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा प्रिंसिपल से जवाब तलब कर रहा था। क्यों एक टीचर बच्चों को जहनी टॉर्चर कर रही थी। प्रिंसिपल ने इस टीचर को बुलाया तो इसने शर्मिंदा होते हुए अक्सम से माफी मांगी थी। हानम अपने क्लासरूम में बैठी पढ़ रही थी जब प्रिंसिपल का बुलावा आया। इसे फास्ता से चलते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर इजाजत लेकर दाखिल हुई थी।
सामने अक्सम को देखकर इसके चेहरे पर चमक और लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आई एम सॉरी छोटे खान साहब, हमारी एक टीचर की वजह से आपकी बहन को। अभी प्रिंसिपल बोल ही रही थी जब अक्सम ने बहन के लफ्ज पर इसे टोका। शी इज माई वाइफ। वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने और इसके रिश्ते को वहां मौजूद दोनों औरतों पर वाज़ह कर गया था। प्रिंसिपल और टीचर ने हैरानगी से इन दोनों को देखा था, जबकि हानम के सर के ऊपर से अक्सम की इंग्लिश गुजर गई थी। जल्द ही प्रिंसिपल ने अपनी हैरत को काबू पाते हुए अक्सम से एक्सक्यूज किया था। हानम को कभी बेवजह ना डांटने की यकीनदानी कराई। अक्सम ने मुस्कुराकर हानम को देखा जो अब इसके साथ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी। आज से तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है? और कोई भी कुछ कहे तो मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ। हानम ने जल्दी से अपने सर इस बात में हिलाया तो अक्सम मुस्कुराकर वहां से चला गया। जासिया जो पानी पीने के बहाने बाहर आई, हानम के साथ अक्सम को देखकर वो हैरत ज़्यादा रह गई थी। वो जल्दी हानम के पास आई। हानम, ये लड़का तुम्हारा भाई था क्या? कसम से बड़ा प्यारा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जासिया की बात पर हानम ने आंखें छोटी की के जासिया को देखा। वो कमर पर दोनों हाथ लगे लड़ाका औरतों की तरह बोली, खान मेरे भाई नहीं है, वो मेरे शौहर है और सहेली हैं। हानम के जवाब पर जासिया इसे सर से लेकर पांव तक देखा और सदमाती कैफियत में बोली, तुम इसकी बीवी हो? हाँ। हानम ने मासूमियत से जवाब दिया। इस वक्त इसे खुद भी नहीं मालूम था क्यों इसे जासिया का अक्सम की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। वैसे हानम, सहेली लड़की को कहते हैं, तुम्हारे शोहर तुम्हारे दोस्त हैं। जासिया ने मुस्कुराकर इसे समझाया। लेकिन खान ने तो कहा था वो मेरी सहेली हैं। हानम ने अपनी आंखों को घुमाते हुए जवाब दिया तो जासिया ने मुस्कुराकर इसके मासूम चेहरे को देखा था। अच्छा चलो खान की चमची, क्लास में उर्दू की टीचर पढ़ा रही है। जासिया ने इसका हाथ पकड़कर इसे क्लास की तरफ ले गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है खान। दिलावर खान रात को अपने कमरे में बेड पर लेटे थे जब यूसरा बेगम ने नमाज पढ़कर जय नमाज अपनी जगह पर रखा और दिलावर खान के पास बैठकर इजाजत तलब लहजे में कहा, बोले। दिलावर खान ने यूसरा बेगम के चेहरे को देखा जहाँ कुछ परेशानी भी थी। खान, मैं सोच रही थी, मतलब अगर आपको मुनासिब लगे तो क्यों ना हम अक्सा की दोबारा शादी कर दें। इसकी तन्हाई से डरती हूँ मैं। रोज़े मैशर अगर अहमद ने हमसे पूछ लिया कि हमने इसकी मोहब्बत को तकलीफ से क्यों नहीं निकाला तो हम क्या जवाब देंगे। दिलावर खान ने तहम्मुल से यूसरा की बात को सुना था। आप जानती हैं कि इस फैसले का इख्तियार पहले भी अक्सा के पास था और आज भी इसी के पास है। अब बात कर ले इससे, फिर कोई मुनासिब रिश्ता देकर इसकी शादी कर दें ताकि मेरे लाडले खान की रूह बेचैन ना रहे। दिलावर की बोलती हुई आंखें नम हो गई थी। यूसरा बेगम ने इनको कंधे पर हाथ रखा था। आप दुआ किया करें इसके लिए, क्योंकि जब मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो मैं भी अपना सुकून इसी से मांगती हूँ। अहमद की याद तो यूसरा बेगम को भी आती थी। दिल तो इनका भी दुख से भर जाता था, लेकिन वो कुरान पाक और नमाज से सुकून हासिल करती थी। हानम का स्कूल कैसा जा रहा है यूसरा? दिलावर खान के लबों पर हानम के नाम से ही मुस्कुराहट फैल गई थी। अच्छा जा रहा है। आज तो अक्सम बोल रहा था इसे खुद भी पढ़ाएगा घर पर ताकि वो अच्छे से इम्तिहान दे सके और हमारा नाम रोशन कर सके। यूसरा बेगम की बात पर दिलावर खान मुस्कुराए थे। अक्सम की बर्दाश्त वाकई बहुत ज़्यादा है यूसरा, क्योंकि अगर ऐसी नालायक और कम ज़हन बीवी मेरी होती तो मेरी तो बस हो जाती। दिलावर खान की बात पर यूसरा बेगम ने इसने मसनूई घूसा घूरा था, जिस पर दिलावर खान कहका लगाकर कमरे में गूंजा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुझे ये तो समझ नहीं आ रही, तुम्हें 8वीं क्लास में बिठा किसने लिया? अक्सम काफी देर से इसे रियाजी का एक सवाल समझाने की कोशिश कर रहा था और इसे समझाते हुए अंदाजा बखूबी हो गया था कि वो रियाजी में एक नालायक स्टूडेंट है। जब काफी देर समझाने पर भी हानम को समझ नहीं आया तो दांत पीसकर बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त किए इसे देखकर बोला, खान मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। हानम निचले लब को बाहर निकाले मासूमियत से और हांसी होकर बोली, अच्छा ठीक है, एक दफ़ा फिर से कोशिश करते हैं। अक्सर इसकी मासूमियत से नजरें चुरा कर रह गया। अच्छा फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास 5,000 रुपये हैं और मुझे 2,000 रुपयों की ज़रूरत है, तो 2,000 तुम मुझे दे दिए। अब बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बाकी हैं? लेकिन खान मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हानम अपना दायां हाथ दाएं गाल पर रखे आंखें घुमाकर बोली। अक्सम इस वक्त को कोसा था जब इसने बाबा जान के सामने से पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। हानम मैंने कहा फ़र्ज़ करो।
अक्सम ने इसे घूर कर कहा, अच्छा ठीक है, कर लिया फर्ज, लेकिन मैं आपको पैसे क्यों दूंगी? आपको जरूरत हो अब्बाजान या अम्माजान से ले लेना। हानम ने अपनी तरफ से अक्लमंदी की बात की, जबकि अक्सम ने लंबी सांस लेकर खुद पर जब्त किया था। जो मैंने कहा हानम, इसे फर्ज करो। अक्सम ने दांत पीसे और इसे तेज नजरों से घूरा। अच्छा ठीक है, दे दूंगी पैसे, लेकिन इस तरह घूरे तो मत, मगर वापिस तो कर देंगे ना? अक्सम इस दफा बेड से उठकर चला गया था, क्योंकि इसे यकीन था वहां रहता तो हानम को एक लगा देता, जो पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़कर आई थी। साइड टेबल पर मौजूद ग्लास से पानी पीकर इसने हानम को देखा, जो अपनी नीली आंखों से नासमझी से अक्सम को देख रही थी। अक्सम दोबारा सोफे पर वापस आया और नरमी से बोला, हाँ दे दूंगा वापस तुम्हारे पैसे। अब बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बाकी होंगे? 4000। हानम खुश होते हुए बोली, जबकि अक्सम ने इस बार गुस्से से इसका बाजू पकड़कर खींचा, जो सीधे इसके सीने से आकर टकराई थी। दोनों एक दूसरे से सिर्फ चंद इंच के फासले पर थे। अक्सम का दिल इस अचानक वफादात पर तेज रफ्तार से धड़कना शुरू हो गया, जबकि हानम के सफेद रंग में सुर्खी नुमा होने लगी थी। उस साथ ही धड़कनों का शोर कमरे में गूंजने लगा था। अक्सम की सांसें हानम के चेहरे पर तपिश ले आई थी। अक्सम ने लम्हा जाया किए बगैर इसे खुद से दूर किया और इसकी तरफ देखे बगैर कमरे से निकल गया, जबकि हानम का दायां हाथ अपने बेसाख्ता अपने दिल पर गया था। एक अनोखा सा एहसास इसके दिमाग और दिल पर हावी हुआ था, जिसे वह समझने से कासिर था। वो धड़कते दिल को संभालते हुए छत पर आ गया था। वो कैसे इसके इतने करीब जा सकता है, ये सोच ही इसका दिमाग मफलूज कर रही थी। जैसे इसने अपने हाथ को देखा, एक बार फिर इस पर हानम का लम्स जाग गया। इसने हाथ को अपनी आंखों के सामने किया तो इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले थे। वो नहीं जानता था ये मुस्कुराहट क्यों थी। इसने हाथ को लबों को नजदीक करके इस पर तशना लब रखे और फिर इर्द गिर्द देखकर जल्दी से हाथ नीचे किया था। वो अपनी हरकत पर खुद शर्मिंदा हो गया था। खुद को कंट्रोल करो अक्सम, दिल पर इख्तियार नहीं है तुम्हारा, लेकिन अपने नफ्स को लगाम में रखो, वरना वो पछतावा हिस्से में आएगा जिस पर तुम रो भी नहीं सकोगे। खुद से बातें करते हुए वो खुद को कंपोज कर रहा था। रात की ठंडी हवाएं इसे अपने दिल पर मौजूद पनपती राहत को कम करने में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। अलूही मुस्कुराहट को लबों का मकीन बनाए वो छत की दीवार पर दोनों हाथ टिकाए बहुत सारी सोचों में घिर गया था। जैसे ही वो रूम में वापस आया, हाना पर इसकी नजर ठहर सी गई थी। वो बेपरवाह सी बेड पर बाहों में तकिए को समेटे सो रही थी। इसके सिल्की रेशमी बाल आधे तकिए और आधे चेहरे को ढांपे हुए थे। वह आहिस्ते से चलते हुए आगे बढ़ा था। इसके नजदीक पहुंचकर इसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से बालों को इसके चेहरे से हटाया था। हाना मुस्कुराते हुए करवट बदल गई थी। अक्सम बेसाख्ता वहां से सोफे पर गया था, आंखों के एहसान में इसको बेखबर वजूद को लिए। वो अपनी आंखों की तशगी को मिटा रहा था। वो सब वो बेखुदी में कर रहा था। वो नहीं जानता था कि हानम की जरा सी कुर्बत पर वो मजबूत हिसाब के मालिक शख्स को चारों खाने चित हो जाएगा। इसे देखते हुए मालूम नहीं कब वो नींद की आगोश में चला गया। कुर्बान जाऊं मैं इस इश्क पर जो लम्हों में हदों को छू गया, तशंगी इस गुस्ताख नजरों की न बुझ सकी और मेरा अंग अंग तेरा सौदाई हो गया। सुबह हानम को स्कूल छोड़ने के बाद वह जैसे ही कॉलेज पहुंचा, उसामा क्लासरूम के दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा अक्सम को मशकूक नजरों से देखने लगा। अक्सम की मुस्कुराहट इसके देखने पर ही गहरी हो गई थी। क्या है ऐसा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अक्सम अपनी अजीम मुस्कुराहट से बोला था। अक्सम, तुम आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह जान सकता हूँ मैं? उसामा का अंदाज इसे कहका लगाने पर मजबूर कर गया था। उसामा ने इसे मसनूई घूरा था। बेटा, तेरे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज तुम 12 साल भाभी के साथ ड्राइविंग काफी एंजॉय किया होगा। उसामा की बात पर इसने बेसाख्ता इसके दाएं कंधे पर पंच रसीद किया था और इसे घूरते हुए बोला, अपनी फालतू बकवास का पटारा वहां खोला करो जहां फारिग लोग इसे सुनने के लिए तैयार हो। हाँ भाई, अब भाभी के दिल छू लेने वाली बातों के आगे दोस्त की बातें बकवास सी लगेंगी। इसे मिलना पड़ेगा। एक दफा भाभी से आखिर ऐसा क्या जादू किया उन्होंने तुम पे कि तुम अपने इर्द गिर्द मंडलाते इकलौते दोस्त को भूल गए हो? उसामा ने मसनूई तासुब के चेहरे पर सजाने की कोशिश की तो अक्सम ने इसे घूरा। तुझे मैं क्लास के बाद अच्छे से मिलवाता हूँ, तू देख अब। अक्सम ये बोलकर क्लास के अंदर चला गया, जबकि उसामा के कहके ने इसे मजीद दिल जलाया था। हाय, बच्चे का जलन के मारे बुरा हाल हो रहा है।
मोहब्बत हो गई इस जफ्फर इंसान को, वो भी 12 साल भाभी से। उसामा खुद से बड़बड़ाते हुए उसके पीछे गया था। आज इतवार था तो खानम घर पर ही थी, जबकि अक्सम सुबह से ही हवेली से निकला अभी वापस आया नहीं था। अक्सा उसामा मामा खान को उठाए हॉल में आई थी तो खानम के दिल में मामा खान को गोद में लेने की ख्वाहिश शिद्दत से जागी थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अक्सा किसी सूरत उस मामा को इसे हाथ लगाने नहीं देगी। वो थोड़ी देर अम्मा जान से बात करके वापस अपने कमरे में आ गई थी। खान ने मुझे बेबी लाकर नहीं दिया, आ जाती हैं तो पूछती हूँ इनसे। हानम खुद से बोलते हुए बेड पर लेटी नरम बिस्तर पर जल्द ही नींद के आगोश में चली गई थी। अक्सर शाम को घर वापस आते ही सीधे अपने कमरे में आया जहाँ हानम अपनी नींद पूरी कर रही थी। अल्लाह ही जाने इस बंदी को इतनी नींद क्यों आती है, पता नहीं कौन से हल चलाती है जो इस कदर इससे नींद से प्यार है। अक्सम खुद से ही बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। जैसे इसने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, हानम के खटके से आंख खुल गई। ड्रेसिंग टेबल पर अक्सम का मोबाइल देखकर वो समझ गई थी कि अक्सम घर आ चुका है। जल्दी से दुपट्टा ओढ़े वो अपनी हल्की हल्की सुर्ख आंखों को खोलकर इसका इंतजार करने लगी। अक्सम नहाकर वॉशरूम से बाहर आया तो हानम को देखा जो सर पर दुपट्टा जमाए अपनी आंखों को मुश्किल खोले नींद पर जबर करके इसका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। हानम जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और मुंह धोकर वापिस आई। खान, मुझे आपसे बात करनी है, हानम ने अक्सम से कहा जो अपने बालों को कंघी कर रहा था। हाँ बोलो, अक्सम ने एक नज़र इसके उलझन भरे चेहरे को देखकर नरमी से इजाजत दी। खान, मुझे इस डॉक्टर का फ़ोन नंबर चाहिए जिसके पास बेबी होते हैं। हानम की बात पर वो सरद से पलटता था। इसे लगा था हानम भूल गई होगी इस बात को, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो इसे कहता आ रहा था डॉक्टर नहीं आता। अक्सम ने इसे देखा जो उम्मीद चेहरे पर सजाई से देख रही थी। देखो हानम, वो डॉक्टर अभी बिजी है, मैं कल जाऊंगी इससे मिलने, और वैसे भी मेरे पास इसका नंबर नहीं है। अक्सम ने इसे प्यार से पुचकारा। खान, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे आज ही बेबी ला कर दें। अब मुझे बेबी ला कर देना है कि नहीं? हानम के जिद्दी अंदाज पर अक्सम ने इसे घूरा था। पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो, वो बोल रहा था। कल जाऊंगा डॉक्टर के पास, और अगर ऐसी जिद की तो बेबी ला कर नहीं दूंगा, समझी तुम? ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फी ईमान।